नमस्ते। आज हम चरक संहिता के पन्नों में उतर रहे हैं और एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, कुष्ठ, यानी त्वचा से जुड़े विभिन्न विकार। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इसके प्रकार, कारण और आयुर्वेदिक उपचार के सिद्धांतों को समझने में मदद करेगी। कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ जानकारी ना दें बल्कि उसके पीछे की सोच को भी समझें। नमस्कार। चरक संहिता की खूबी ही यही है कि रोगों का वर्णन बहुत बहुत व्यवस्थित और सूक्ष्म है। आज हम स्रोत में दिए गए कुष्ठ रोग के वर्गीकरण पर, उसके निदान के आधार क्या थे और चिकित्सा के सूत्र मतलब उपचार के पीछे के सिद्धांत क्या थे, इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। स्रोत की शुरुआत में ही कुष्ठ की एक परिभाषा दी गई है। उसमें त्वग्वैवर्ण्यम, वैकृत्यम और दुखम जैसे शब्द हैं। ये सिर्फ तकनीकी शब्द है या इनमें कोई गहरा अर्थ भी छुपा है? नहीं, ये केवल तकनीकी शब्द नहीं है। ये रोग के स्वरूप को बहुत सटीक रूप से दर्शाते हैं। देखिए, त्वग्वैवर्ण्यम का मतलब है त्वचा के सामान्य रंग का बदल जाना, वो चाहे सफेद हो, काला हो, लाल या तांबई। वैकृत्यम का अर्थ है त्वचा की बनावट या स्वरूप में विकृति आना, जैसे त्वचा का मोटा होना, खुरदुरा होना या उसमें गांठें बनना, घाव हो जाना। और दुःखम, या जैसा स्रोत में आगे स्पष्ट किया है, अंग प्रत्यंग पीड़नम। इसका मतलब है कि सिर्फ त्वचा ही नहीं बल्कि शरीर के छोटे बड़े अंगों में, जैसे उंगलियों, नाक, कान वगैरह में दर्द, जलन या शून्यपन जैसी पीड़ा भी हो सकती है। तो ये परिभाषा सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं बल्कि पूरे अनुभव को समेटती है एक तरह से। अच्छा। और कारणों की बात करें तो विरुद्ध आहार विहार पर बहुत जोर दिया गया है। स्रोत में उदाहरण भी हैं, जैसे द्रव स्निग्ध गुरु चीजें खाकर तुरंत व्यायाम करना या फिर अजीर्ण में मैथुन। ये विरुद्ध का सिद्धांत असल में है क्या? क्या ये सिर्फ गलत खानपान है? विरुद्ध का दायरा सिर्फ गलत खानपान से थोड़ा बड़ा है। इसका मूल अर्थ है असंगत या प्रतिकूल। आयुर्वेद मानता है कि कुछ चीजें प्रकृति या गुण में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, या कुछ क्रियाएं भोजन के साथ क्या कहते हैं मेल नहीं खाती। जब इनका सेवन या आचरण किया जाता है तो ये शरीर के संतुलन को बिगाड़ती हैं। जैसे दूध और मछली एक साथ लेना, या जैसा स्रोत कहता है, भारी भोजन के पचने से पहले ही अत्यधिक शारीरिक श्रम करना। ये असंगत संयोजन शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीन मूल ऊर्जाओं या दोषों को प्रकोपित कर देते हैं, मतलब असंतुलित कर देते हैं। और यही असंतुलन आगे चलकर कुष्ठ जैसे रोगों का आधार बनता है। तो ये असंतुलन फिर रोग में कैसे बदलता है? स्रोत में संप्राप्ति का वर्णन है, जिसमें 3 दोष और 4 दूष्य, त्वक, मांस, रक्त, लसीका, इनकी बात कही गई है। क्या ये 7 चीजें मिलकर रोग बनाती हैं? ये प्रक्रिया चलती कैसे है? बिल्कुल, संप्राप्ति मतलब रोग के बनने की पूरी प्रक्रिया। स्रोत के अनुसार विरुद्ध आहार विहार जैसे कारणों से पहले त्रिदोष वात, पित्त, कफ अपने सामान्य स्तर से बढ़कर प्रकोपित हो जाते हैं। फिर ये बढ़े हुए दोष शरीर के 4 प्रमुख ऊतकों या घटकों, जिन्हें यहाँ दूष्य कहा गया है, यानी जिन्हें दूषित किया जा सकता है, त्वचा, त्वक, मांसपेशी मांस, रक्त और लसीका, हाँ लसीका यानी लिम्फाटिक फ्लूइड, इन पर असर डालते हैं, उन्हें कमजोर या शिथिल कर देते हैं। इसके बाद ये बिगड़े हुए दोष और कमजोर पड़े दूष्य मिलकर शरीर के गलत मार्गों में फैलने लगते हैं। इसे विमार्गमन कहा गया है, और त्वचा या अन्य संबंधित स्थानों पर जाकर जम जाते हैं, जिसे स्थान संश्रय कहते हैं। यहीं स्थिर होकर वे त्वचा के रंग और रूप में विकृति पैदा करते हैं, जिसे हम कुष्ठ कहते हैं। इन 3 दोषों और 4 दूषियों को मिलाकर ही सप्तद्रव्य कहा गया है, यानी वो 7 कारक जो कुष्ठ की उत्पत्ति के मूल में हैं। यह एक तरह की क्रमिक प्रक्रिया है, एक के बाद एक कदम। हाँ, ये समझने में काफी स्पष्ट है, एक कारण से शुरू होकर पूरी प्रक्रिया तक। अब आते हैं वर्गीकरण पर। स्रोत में 18 प्रकार के कुष्ठ बताए गए हैं, 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ। ये वर्गीकरण क्यों? क्या ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट है या इससे निदान और उपचार में कोई मदद मिलती थी उस समय? नहीं, ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल लक्षणों की सूची नहीं है, बल्कि ये रोग की गंभीरता, उसमें कौन से दोष की प्रधानता है और वो शरीर में कितनी गहराई तक फैला है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। महाकुष्ठ सामान्यतः अधिक गंभीर और गहरे ऊतकों को प्रभावित करने वाले माने जाते थे। सभी 7 के विस्तार में जाने के बजाय कुछ उदाहरण देखते हैं जो विविधता दर्शाते हैं। जैसे कपाल कुष्ठ, यह मिट्टी के टूटे बर्तन के खुरदरे टुकड़े, मतलब ठीकरे जैसा, काला, लाल, रूखा और कठोर होता है। इसमें वात दोष की प्रधानता मानी जाती है। अच्छा। वहीं दूसरी ओर औदुंबर कुष्ठ, यह पके गूलर फल जैसा तांबे रंग का होता है। इसमें जलन, खुजली होती है और बाल भूरे हो जाते हैं। यहाँ पित्त दोष का प्रभाव दिखता है। या फिर मंडल कुष्ठ,
ये गोल सफ़ेद लाल चकत्तों वाला, थोड़ा चिकना और उभरा हुआ होता है, जिसमें कफ की प्रधानता होती है। अन्य महाकुष्ठ जैसे ऋष्यजिह्वा, पुंडरीक, सिद्म और काकण के भी अपने विशिष्ट लक्षण हैं, जो दोषों के अलग अलग संयोजन और गंभीरता को दर्शाते हैं। काकण को तो असाध्य यानी लाइलाज भी माना गया है। तो ये वर्गीकरण उपचार की दिशा तय करने में बिल्कुल मदद करता था। और क्षुद्र कुष्ठ, क्या वे हमेशा कम गंभीर होते थे? उनके कुछ खास उदाहरण क्या है? क्षुद्र का अर्थ छोटा या कम गंभीर लिया जा सकता है, लेकिन ये भी काफी कष्टदायक हो सकते हैं। इनमें विविधता बहुत है। कुछ प्रमुख उदाहरण देखिए। एक कुष्ठ, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि प्रभावित हिस्से में पसीना बिल्कुल नहीं आता, अस्वेदनम, और यह अक्सर बड़े क्षेत्र में फैलता है। इसकी सतह मछली की सूखी खाल जैसी मत्स्य शकलवत दिखती है। यहाँ वात कफ की प्रधानता हो सकती है। अच्छा, मछली की खाल जैसी। हाँ। फिर है विचर्चिका। ये आज के एक्जीमा से काफी मिलता जुलता है। इसमें तेज खुजली, कंडू, त्वचा का लाल होना, छोटी फुंसियां, पीड़िका और अक्सर तरल पदार्थ का स्राव, बहुस्राव होता है। इसमें कफ और पित्त का प्रभाव दिखता है। और दद्रु, जिसे आम भाषा में दाद कहते हैं, उभरे हुए गोल चकते, मंडल, जिनमें खुजली, लालिमा और फुंसियां होती हैं। तो आप देख सकती हैं कि हर प्रकार के लक्षण और संभवतः उनके पीछे के दोष असंतुलन अलग अलग हैं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि वो लोग त्वचा विकारों को कितने ध्यान से देखते और समझते थे। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चिकित्सा सूत्र यानी इलाज के सिद्धांत। स्रोत कहता है कि पहले कुष्ठ का इलाज करें, फिर उससे जुड़ी अन्य समस्याओं का, और शुरुआत शोधन चिकित्सा से करने की बात है, खासकर वमन से। ऐसा क्यों? देखिए, आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है निदान परिवर्जन, यानी पहले रोग के कारणों को दूर करना, इसके बाद शरीर में जमा हो चुके बढ़े हुए दोषों और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, जिसे शोधन कहते हैं। कुष्ठ जैसी स्थितियों में जहां दोष गहरे ऊतकों तक पहुंच जाते हैं, शोधन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्रोत कहता है कि शोधन का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा दोष सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर कफ दोष की प्रधानता है तो वमन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कफ का स्थान ऊपरी शरीर में माना जाता है। अच्छा। अगर पित्त दोष बढ़ा है तो विरेचन और रक्त मोक्षण मुख्य चिकित्सा है, क्योंकि पित्त और रक्त का गहरा संबंध माना गया है। रक्त मोक्षण मतलब खून निकालना? हाँ, दूषित रक्त निकालना। और अगर वात दोष प्रमुख है तो बस्ती यानी औषधीय एनेमा और स्नेहपान मतलब औषधीय घी या तेल पिलाना करने को कहा गया है, क्योंकि वात को नियंत्रित करने के लिए स्निग्धता और बस्ती क्रिया अहम है। शोधन से रोग के मूल कारण पर प्रहार होता है, शरीर की शुद्धि होती है, जिसके बाद दी जाने वाली दवाएं यानी शमन चिकित्सा ज्यादा प्रभावी होती हैं। आपने रक्त मोक्षण का जिक्र किया, जिसमें सिराव्यद या जलौका लगाना शामिल है, और फिर उभरे हुए कुष्ठ के लिए प्रछान जैसी प्रक्रियाएं भी हैं। ये थोड़ी तीव्र प्रक्रियाएं लगती हैं। इनका क्या उद्देश्य था? ये प्रक्रियाएं विशेष स्थितियों के लिए थीं। रक्त मोक्षण का उद्देश्य रक्त में मिले हुए पित्त आदि दोषों और विषाक्त तत्वों को सीधे बाहर निकालना था, खासकर जब त्वचा में जलन, लालिमा जैसे लक्षण हों। जोंक यानी जलौका का प्रयोग विशेष रूप से सूक्ष्म और सुरक्षित तरीके से दूषित रक्त निकालने के लिए होता था। जहां तक प्रछान मतलब त्वचा पर हल्के समानांतर चीरे लगाना या सिराव्यध यानी स्थानीय नस से रक्त निकालना है का सवाल है, ये उन कुष्ठों के लिए था जो उभरे हुए, उत्सन्न, कठोर और जिनमें दोष स्थानीय रूप से बहुत ज्यादा जमा हो गए हों। इन क्रियाओं से उस खास जगह पर जमे दोष और दूषित रक्त को निकाला जाता था। इसी तरह लेपन यानी औषधीय पेस्ट लगाना स्थिर और बिना स्राव वाले घावों पर होता था। और बहुत ज्यादा रूखे, कठोर कुष्ठों के लिए क्षार कर्म या अग्निकर्म जैसी और भी तीव्र विधियां थीं, जिनका उद्देश्य बढ़ी हुई त्वचा को कम करना, अल्पीकरण करना था। ये सब दिखाता है कि उपचार कितना लक्षित और स्थिति के अनुसार बदलने वाला था। स्रोत में कुछ खास औषधीय घी जैसे महातिक्तक घृत का भी विस्तार से वर्णन है। बताया गया है कि ये कुष्ठ के साथ साथ कई और रोगों में भी फायदेमंद है। ये कैसे काम करता होगा? हाँ, महातिक्तक घृत एक बहुत प्रसिद्ध योग है। तिक्त यानी कड़वा। इसके मुख्य घटक सप्तपर्ण, पटोल, नीम, कुटकी जैसी कई कड़वी जड़ी बूटियां हैं। इन्हें पानी में उबालकर काढ़ा बनाया जाता है, फिर उसमें आंवले का रस और गाय का घी मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक सिर्फ घी ना रह जाए। कड़वी औषधियों को आयुर्वेद में रक्त शोधक, पित्त शामक और त्वचा रोगों में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। और घी की खासियत है कि यह औषधियों के गुणों को शरीर के गहरे ऊतकों तक ले जाता है। योगवाही कहते हैं इसे। अच्छा, वाहक की तरह।
बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये घी सिर्फ कुष्ठ ही नहीं, बल्कि विसर्प, अम्लपित्त, रक्तपित्त, वात रक्त, कामला, पांडु, ज्वर, जलन, प्यास, गुल्म, शोथ, अर्श जैसे अनेक रोगों में उपयोगी है। ये दिखाता है कि शायद इन रोगों के मूल में भी समान दोष असंतुलन या विषाक्तता की भूमिका मानी जाती होगी, जिसे ये कड़वा घी ठीक करने में मदद करता है। एक और घी है तिक्त षटपलक घृत। इसमें भी पटोल पत्र, नीम जैसी कड़वी चीजें हैं, साथ में त्रिफला भी है। ये महातिक्तक से कैसे अलग है? जी, षटपलक नाम इसलिए है क्योंकि इसमें मुख्य 6 औषधियां पटोल पत्र, नीम, वासा, कटुका, दारू हल्दी, त्रिफला एक एक पल यानी लगभग 48 ग्राम की मात्रा में ली जाती हैं। बनाने की विधि भी थोड़ी अलग है। इन 6 औषधियों का काढ़ा बनाकर उसमें घी और साथ में त्रायमाणा और नागरमोथा का कल्क मतलब गीला पेस्ट मिलाकर पकाया जाता है। इसके उपयोग भी कुष्ठ, ज्वर, गुल्म, गंडमाला, अर्श, विसर्प आदि में बताए गए हैं। हालांकि दोनों घी तिक्त यानी कड़वे हैं और त्वचा रोगों में उपयोगी हैं, लेकिन उनके घटक, उनका अनुपात और कल्क की औषधियां अलग होने से उनके कार्य करने की सूक्ष्मता में थोड़ा अंतर आ सकता है। शायद यह अलग अलग दोष प्रबलता या रोग की अवस्था के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। और अंत में रोग ठीक होगा या नहीं, यानी साध्य असाध्यता, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वो पहले ही बता देते थे कि इलाज संभव है या नहीं? हाँ, चरक संहिता में साध्यता असाध्यता का विचार बहुत स्पष्ट है। ये रोगी और वैद्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। कुष्ठ के संदर्भ में स्रोत कुछ लक्षण बताता है जो असाध्यता की ओर इशारा करते हैं, जैसे प्रभावित त्वचा के बालों का लाल हो जाना, आंखों का लाल होना, आवाज का बैठ जाना और रोग का 1 साल से ज्यादा पुराना होना। अगर ये लक्षण मौजूद हों तो उसे असाध्य माना जाता था, यानी पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं। अच्छा। इसके विपरीत अगर रोग नया हो, अचिरकाला प्रवृत्त और ये गंभीर लक्षण न हो तो उसे साध्य माना जाता था, यानी उचित चिकित्सा से ठीक होने की पूरी संभावना। एक बीच की स्थिति भी है, कृश्र साध्य। कृश्र साध्य। हाँ, यानी रोग पुराना हो सकता है, लेकिन अगर उसमें असाध्यता वाले गंभीर लक्षण नहीं है तो उसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल। कृश्र तो है, पर नियंत्रण में रखा जा सकता है और रोगी बेहतर जीवन जी सकता है। ये एक बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण है मेरे हिसाब से। है उसके विभिन्न प्रकार और उपचार के सिद्धांत। यह ज्ञान सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि काफी व्यवस्थित और सूक्ष्म भी लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किस तरह दोष, दूष्य और उनके जटिल संबंधों को समझकर रोगों का निदान और एक बहुआयामी उपचार योजना बनाई जाती थी, जिसमें आहार विहार से लेकर शोधन, शमन और विशिष्ट प्रक्रियाएं शामिल थीं। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये उपचार, खासकर शोधन और अन्य प्रक्रियाएं, विशेषज्ञ मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। स्रोत में वर्णित ज्ञान गहरा है, लेकिन उसका प्रयोग सावधानी और विशेषज्ञता मांगता है। आज के दौर में त्वचा की समस्याएं बहुत आम हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी और भी न जाने क्या-क्या। क्या चरक संहिता के ये मूलभूत सिद्धांत जैसे असंगत आहार विहार से बचना, शरीर के आंतरिक संतुलन पर ध्यान देना और शरीर की शुद्धि को महत्व देना आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं? शायद इस प्राचीन ज्ञान में आज की समस्याओं के कुछ सूत्र छिपे हों। इस पर विचार किया जा सकता है।